आसनसोल साउथ से बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल ने बड़ा बयान दिया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि बंगाल की जनता बीजेपी को ही वोट देगी। बीजेपी नेता ने कहा कि यह बंगाल को बचाने की लड़ाई है। हम निश्चित है कि बंगाल के लोग भाजपा सरकार को बनाएंगे। फर्स्ट फेज का इलेक्शन आज, 29 को सेकेंड फेज का इलेक्शन, और बंगाल के लोग सिद्धांत ले लिया है। ये तृणमूल को हटाना है। ये हमारे संस्कृति नहीं है। ये चेयर का अपमान है। जिस भाषा में ममता बनर्जी बात करते हैं ना, उस चेयर का अपमान है। हम लोग अपमान करने नहीं देंगे। आप वोटर को अपमान करते हैं। हमारे संस्कृति, हमारे परिवेश, हमारे कृष्टि को आप खत्म कर दिया है। सरकार होगा, बाई प्रोडक्ट हिसाब से सरकार होगा, लेकिन पहले ये बंगाल को बचाना है। ये बंगाल के बचाने का लड़ाई है। आप बोले थे डबल नौकरी होगा, एक भी नौकरी नहीं हुआ है। हमको नौकरी चाहिए, हमको पेट पालना है। हमारा 40 लाख बच्चे चला गया दूसरे राज्य में, उनको वापस लाना है। अब आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा देती हूं। पूर्व मेदिनीपुर की चांदीपुर विधानसभा में आज कैसी वोटिंग हो रही है, बूथ पर कौन सा फैक्टर चल रहा है, महिला फैक्टर चल रहा है, मुस्लिम फैक्टर चल रहा है, हिंदू फैक्टर चल रहा है। पवन नारा ने क्या समझा, उनकी रिपोर्ट से हम भी समझते हैं। इस वक्त हम चांदीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। पूर्वी मेदिनीपुर में आता है। वोटर्स की कतार है। यहाँ महिलाओं की कतार खत्म हो गई है, सब काम के लिए निकल गई हैं, पुरुष हैं। दादा, आपका नाम क्या करते हैं? सुदीप्त दास। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। बिजनेस ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक है। वोट का क्या हाल चाल लग रहा है आपकी बार? किसका दावा मजबूत? ठीक है, और जो कोई भी है आ सकता है। कोई भी आ सकता है, रैंडम है। दादा, क्या नाम? तापस दास। क्या करते हैं दास साहब? बिजनेस बिजनेस करते हैं। बिजनेस ठीक चल रहा है? तो बिजनेस बढ़ा पिछले 5 साल में, संतुष्ट हैं या और बेहतर हो सकता था? ना ना ना, আমি আর ওসব কোনো মন্তব্য নয়। कोनो मंतव्य नो। दादा क्या नाम हुआ, क्या करते हैं? संतोष कुमार पंडा। पंडा साहब रिटायर्ड हैं, तो एक रिटायर्ड आदमी इस चुनाव को कैसे देख रहा है? क्या जमीनी हालात दिख रहे हैं आपको? ऐसे हम कोई एम्प्लॉय नहीं था, ऐसे ही हर का काम, खेती बाड़ी का काम यही सब करते अच्छा, थे। एक किसान है जो खेती बाड़ी करता था, वो क्या सोच के वोट कर रहा है? मैंने किसान खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें और क्या सोच के अपना मैंने ये करने के लिए मैंने ये बनाने के लिए अपना अच्छा हिसाब के लिए हम ही करते हैं। सत्ता बदलती दिख रही है या बरकरारी दिख रही है? सरकार बदल रही है या बरकरार रही? देखते हैं क्या बदल हो रहा है, शायद क्या हो रहा है शायद। दादा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं काम। कुछ नहीं करते हैं। तो आपके लिए वोट डालते वक्त मन में क्या होगा? क्या होगा बताइए, क्या होगा? क्या सोच के वोट कर रहे हैं? वोट देना है और क्या। आप कह रहे हो मैं कुछ नहीं करता, रोजगार नहीं है, तो क्या वो एक विषय हो सकता है? तो कुछ है क्या दादा क्या करते हैं? हम पेंशनर हैं। पेंशनर हैं। एक पेंशनर क्या सोच के वोट कर रहा है? आपस में बुजुर्ग लोग क्या बात कर रहे हैं आपके बार के चुनाव को लेकर? हम पहले सोचते हैं देश की सुरक्षा से के लिए। जब देश की सुरक्षा होगा तो देश उन्नति होगा। इसमें कोई दूसरा बाहर का अटैक जिसमें नहीं होगा, तब देश का उन्नति होगा। अपना स्वनिर्भरशील होने के लिए हम वोट देने के लिए बहुत अच्छे आए हैं। स्वावलंबी होने के लिए वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरक्षा इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। दादा क्या करते हो, क्या नाम है? मुस्तकीम। मुत्तकी क्या करते हैं? सिलाई मिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा, राजमिस्त्री का काम करते हैं। सिलाई मिस्त्री। सिलाई मिस्त्री। एक सिलाई मिस्त्री जो आज वोट डालने जा रहा है, क्या सोच के वोट कर रहा है? जिसका उन्नति के लिए। उन्नति के लिए। तो हुआ उन्नति पिछले 5 साल में या कुछ बदलाव देख रहे हैं? ठीक है, ठीक है, उन्नति से संतुष्ट है। तो एक कतार है, लगातार बढ़ रही है। यहाँ जो कैंडिडेट हैं जनता उन्नयन पार्टी के, वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, वो यहाँ हैं, और बाकी जो लोग वोट देकर बाहर आ चुके हैं उनसे बात करें। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या करते हैं आप? वोट देते हैं। वोट तो देते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है। हाँ। एक हाउसवाइफ क्या सोच रही है? हाउसवाइफ के लिए कोई योजना है, नहीं है? सरकार की बरकरारी है, बदलाव है? बदलाव चाहिए, नहीं बुझते वाला तो हम। क्या बोल रहे हैं आप? बदलाव होना चाहिए। पहली बार वोट डालने आए हैं? नहीं, हमारा हो गया अभी। हो गया है? नहीं हो दूंगा अभी। दूंगा। तो पहले वोट डाल चुके हो, बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। दादा क्या बोलेगा? क्या हाल है चुनाव में अब की बार? क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्या करते रहे हैं? जॉब करते थे, किसानी करते थे? किसान थे।
तो किसान है, ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, अम्मा आई हैं, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं सर अब की बार? मार ভোট দেওয়া হবে আর আমার নিজের ভোটটাও দেওয়া হবে। हाँ, क्या सोच के वोट दे रहे हैं, क्या करते हैं आप? आराम से वोट देगा। करते क्या है आप? हम बिजनेस है। बिजनेस है। तो बिजनेस ठीक चल रहा है और बेहतर हो सकता है, सरकार की बरकरारी है या बदलाव है? सरकार बदला है। बदलाव है, बड़ा सोच के बोला है। मैम क्या करते हैं, घर संभालते हैं? ভালো है घर गृहिणी हैं? गई में अच्छा, एक गृहिणी क्या सोच रही है अब की बार वोट करते वक्त? वोट देगा देगा तो ममता भालो की मोदी भालो? সবাই ভালো সবাই ভালো। উন্নয়ন হবে হবে কি বদলাव হবে? কি হয় ভোট যে দিবে সে বুঝবে। अच्छा, तो वोट देंगे तो पता चलेगा, इस तरह से कह रहे हैं। कुल मिलाकर यहां पर अगर आप जाएंगे तो किसान से लेकर नौजवान तक और गृहिणी से लेकर बाकी सब चांदीपुर लोक विधानसभा सीट में यहां बदलाव की सुगबुगाहट है। हालांकि चुप्पी को भी इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत से लोग चुप हैं, मत या अपना सोच जाहिर नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जो बात हम पकड़ रहे थे वही बात पवन हमारे सहयोगी भी पकड़ रहे हैं। ममता दीदी का वोटर तो राजकुमार जी वैसे भी बहुत वोकल है, वो खुलकर बोलता है। जो सबसे पहली रिपोर्ट हमने दर्शकों के सामने रखी, मालदा मुर्शिदाबाद का वोटर जो है खुलकर बोल रहा है दीदी को वोट करेंगे। लेकिन यहाँ मेदिनीपुर में हम देख रहे हैं कुछ खुलकर बोल रहे हैं बदलाव की जरूरत है, कुछ सोच कर बोल रहे हैं। तो जो सोच कर बोल रहा है हम ये मानकर चलते थोड़ा एसेस कर रहा है। हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर वोटर, हमने बाकी स्टेट्स में भी देखा है कि वोटिंग वाले दिन भी बहुत वोकल नहीं होता है। वो जितना पत्रकार अपने आप को समझदार समझते हैं, वोटर उससे ज्यादा समझदार है। वो भी घुमा फिरा के जवाब देता है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। एक महिला ने बाकी बोला ना कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, देखते क्या होगा। हाँ। लेकिन जहां तक अभी आपने दो बयान सुनवाए, एक शुभेंदु अधिकारी का और एक अग्निमित्रा पॉल का। अग्निमित्रा पॉल का बयान मेरे को ज्यादा राजनीतिक लगा, समझदारी का लगा। उन्होंने कई मुद्दे उठाए जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से बात कर रहे हैं, सनातन खतरे में आ जाएगा। आप वोटिंग के 3 घंटे बाद ये कह रहे हैं, फर्स्ट राउंड की किसी मुद्दे पे आप नहीं बोल रहे, तो कुल मिलाकर के इससे बहुत पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव मैसेज आप अपने वोटर को नहीं दे रहे। आपको चुनावी मुद्दों पर भी बोलना चाहिए। ये पोलराइजेशन तो चल ही रहा है, पिछले 5 साल से चल रहा है, पिछले चुनाव में भी यही था। आपको उसको और शार्पन करने की जरूरत है। लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं, ममता बनर्जी के टाइम में जैसे बेरोजगारी बढ़ी, पलायन बढ़ा, हम बात करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बढ़े हैं, तो उन सारे मुद्दों पर आपको धार देनी चाहिए जो आप चूक रहे हैं। तो ये अगर संकेत है तो कहीं ना कहीं शायद बीजेपी उतनी आश्वस्त नहीं है जितना हम 2 दिन पहले तक बात कर रहे थे कि पहले राउंड में ही शायद बढ़त मिल जाएगी। ठीक ठीक। पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस अकेले मैदान में है, हमें कांग्रेस पार्टी की भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के भी जो दिग्गज हैं उनकी भी साख इस चरण में ही दांव पर है। आप जानते हैं बहरामपुर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस बंगाल में अच्छा करेगी। वो भी जानते हैं कि कितना अच्छा करेगी, सरकार बनाने लायक स्थिति में तो अच्छा नहीं करने जा रही, लेकिन कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में कामयाब होगी, ऐसा दावा अधीर रंजन चौधरी का है। अच्छा नतीजा निकलेगा ये तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि आम लोगों को एक सत्ता विरोधी लहर तो है, खासकर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और इसे रुकने के लिए न जाने कितने करोड़ रुपया सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से खर्चा किया जाते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि अंत में हमारी कांग्रेस पार्टी के खोए हुए जमीन फिर वापस लाने में हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब होंगे, यहाँ तक कह सकता हूँ। रूलिंग पार्टी और बीजेपी में दोनों में आप लोग फर्क कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं दिखते हैं, इसलिए कि दोनों ही मान लीजिए इलेक्टेड ऑटोक्रेट है। अब जो बात कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं, राहुल जी, ये तो हम भी जानते हैं हकीकत कांग्रेस पार्टी की क्या है। सत्ता बनाने वाली स्थिति में तो वो है नहीं, खोई हुई जमीन
अगर एक एक कैंडिडेट के लिहाज से आप कहें तो आप चर्चा में ला सकते हैं, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके अपने आप को सिकोड़ती चली गई है। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट है कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। देखिए, अगर आप वैसे देखेंगे तो टीएमसी का कोई खास नुकसान जो है वो नहीं हुआ इसमें सारे पिछले चुनाव में, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पे चली गई। और जहाँ तक अधीर रंजन चौधरी का सवाल है, बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो पहले तो अपनी सीट बच जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि कांग्रेस जिस स्थिति में है, ना केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि बाकी स्टेट्स में भी, वो अपनी ये स्थिति बचा ले अलग अलग चुनावों में, वो बहुत बड़ी बात होगी। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, टीएमसी ऑलरेडी लेफ्ट का पूरा जितना भी काडर है, जितना भी स्पेस है वो कैप्चर कर चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी इनरोड्स बना रही है, बड़े स्ट्रांग इनरोड्स बना रही है। ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग इनरोड्स वो बनाने की कोशिश कर रही है और देखा भी गया है कि जिस तरह से वो बढ़ी है, 77 सीटों पे आई पिछली बार, ये बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी की और इससे आगे बढ़ सकती है। सर, आपका जो असेसमेंट है मनोज जी, वो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है? इस चुनाव में वो कितनी सीटें ला पाएंगे? सीटों पे तो नहीं बात किया जा सकता, परसेंटेज पे बात किया जा सकता है। जहाँ तक अधीर रंजन जी की बात कर रहे हैं तो वो उस एरिया से आते हैं जहाँ पे टीएमसी का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में हुआ था। और जितने भी आज के डेट में जितने भी टीएमसी के वहाँ नेता हैं, वो सब अधीर रंजन जी के चेला कहे जाते हैं कि ये इनके गुरु हैं, और वहाँ पे जाकर सारे शिफ्ट हुए हैं। अधीर रंजन जी का एक अपना वहाँ पे बेस है। और इस बार मेरा अपना शुरू से रहा असेसमेंट कि हुमायूं कबीर को छोड़ दीजिए, वो एक विधानसभा विवेक करते हैं, लेकिन अधीर रंजन मुर्शिदाबाद की जितनी भी सीटें हैं विधानसभा की, कहीं न कहीं उनमें हर जगह थोड़ी न बहुत उनकी पकड़ है। और यदि उनकी पकड़ इस बार काम में आई, कांग्रेस की तरफ थोड़ा भी वोट खींच के ले आए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कहिए कि वोट परसेंटेज के लिए बेनिफिट होगा। तो अधीर रंजन को नकारा नहीं जा सकता, कम से कम मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को नकार भले सकती हैं। राहुल गांधी आखिर तक यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो बात अभी मनोज जी कह रहे हैं, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद की कुछ और सीटें, वहां पर कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है। ये हो सकता है, ये स्टेफोलॉजी की बात है, मनोज जी तो खैर मास्टर हैं उसके। लेकिन ये 3 जो लोकसभा सीटें हैं, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और बहरामपुर, ये तीनों लोकसभा सीटें शुरू से कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत सीट रही है। जंगीपुर से प्रणब मुखर्जी जीतते थे, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी जीतते थे, और जो ये भी ये गनी खां चौधरी हैं, बरकतदा जिनको कहते थे, उनके परिवार का बड़ा असर मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाके में रहा है। ईशा खां चौधरी उनके भतीजे अभी भी एमपी हैं वो। और मौसम बेनजीर नूर जो चली गई थी पार्टी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में, वो भी वापस आ गई हैं, जो मालतीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये इस जो बैकग्राउंड देखेंगे आप, उस बैकग्राउंड में हम लोग कह सकते हैं कि एक मजबूत काडर भी है। अगर कांग्रेस के पास कहीं पूरे बंगाल में काडर है, कार्यकर्ता है, तो वो यही इलाका है जहां उनके पास काडर है। तो उस काडर को लेकर के वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है वहां कांग्रेस पार्टी। और हमको लगता है कि पिछली बार कोई सीट नहीं मिली थी, लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ एक सीट मिली, वो भी ईशा खां चौधरी जीते। परसेंटेज ऑफ वोट विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में कांग्रेस को बहुत अच्छा था वहां मुर्शिदाबाद में, जो इस बार फिर हमको लगता है कि कम हो जाएगा। जीतेंगे कितने, वो मतलब वो हम जीतने की सीट हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जीतेंगे कितना, लेकिन हम फिर अपनी पहली कही बात चौधरी अपनी सीट निकाल सकते हैं, बहरामपुर भी और मालतीपुर भी, ये 2 सीटें भी। लेकिन हम ये बात फिर दोहरा रहे हैं जो पहले हमने कहा कि वोट तभी बटेगा जब वहां दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट होगा। लोकसभा में 5.9% था और विधानसभा में 2.9%, 5.6 और 2.9%। लोकसभा में तो इतना अगर वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का, मुझे नहीं लगता कोई भविष्य उसका है इस वक्त इन चुनावों में वो पश्चिम बंगाल। राजकुमार जी, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस पर? नहीं, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में, जैसे कि बाकी देश के अन्य राज्यों में भी किया है, अपनी दुर्गति खुद की है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, 238 सीटें होती थी बंगाल में, 150 सीटें कांग्रेस जीती थी। उसके बाद जब पिछला चुनाव होता है 2021 का, कांग्रेस 0 होती है। वोट परसेंटेज राहुल जी ने बता दिया। कांग्रेस का सारा वोट शिफ्ट हुआ 2011 में ममता बनर्जी के साथ, लगभग 29% वोट एक मुश्त गया है। लेफ्ट का वोट ममता ने उसके बाद खींचा है, सबसे पहले कांग्रेस का वोट लिया है। उसके बाद से कांग्रेस ने वहां कोई कोशिश की नहीं। अधीर रंजन चौधरी थोड़ा बहुत लड़ते थे ममता से, उनको भी बीच बीच में दरकिनार करके मैसेज दिया कि ममता को नाराज नहीं करना चाहते।
और अभी आपने कल हम लोग बात कर रहे थे कि सेकंड राउंड में कोलकाता में जाना था राहुल गांधी को कैंपेन करने के लिए, वो रद्द हो गया। तो कांग्रेस की प्रायोरिटी में पश्चिम बंगाल है नहीं। एक चीज खाली ऐड कर दें, 2016 में कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी थी पश्चिम बंगाल में 44 सीटों के साथ। हाँ, जब बीजेपी की 3 आई थी, वही बिल्कुल ठीक। थी वाली सिचुएशन थी तो कांग्रेस बहुत पार्टी अच्छी के कांग्रेस साथ करी। थी, तो फिर पूरे देश में भी बहुत अच्छी सिचुएशन थी। मुख्य विपक्षी पार्टी थी, लेफ्ट से ज्यादा सीटें लेके आई थी और एकदम से उसके बाद 0 सीट पर आ गई। लेकिन फिर बाई इलेक्शन हुआ तो सागर दिघी में एक ही सीट उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीती थी, जो बाद में टीएमसी में चला गया था। तो कांग्रेस का एक वहां है, एक चर्निंग रहती है कांग्रेस को लेकर के। लेकिन अब उनको शुभंकर सरकार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वो कुछ करते कहीं दिखते नहीं है। जिसे दरअसल जिसे पूरी पावर देनी चाहिए थी उसे पावर देकर भी पावर नहीं दी, वो अधीर रंजन चौधरी हैं। पिछली बार वो कहते रहे कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, फिर भी आपने एक तरीके से केक वॉक बना दिया ममता बनर्जी के लिए। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है वो 2 ही ध्रुव पर खड़ा हुआ है, एक बीजेपी और एक टीएमसी। आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं सर, बस ब्रेक के लिए जाना। अगर कांग्रेस ने थोड़ी सद्बुद्धि होती तो ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के जाती क्यों? बिल्कुल। अगर पीआरडी मुंशी और प्रणब मुखर्जी जैसे दिल्ली के दरबारी नेताओं की चलती वहां पे ममता बनर्जी को बाहर नहीं जाना पड़ता तो आज कांग्रेस की सरकार होती, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होती।